जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। माँ पटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर में आपका एग्जाम होने वाला है बीए सेकंड सेमेस्टर में हिंदी का। हिंदी में आपको पढ़ना क्या होता है सेकंड सेमेस्टर में? तो हिंदी का साहित्य पढ़ना होता है। ठीक है, तो आज के इस क्लास में क्या है सर? तो आज के इस क्लास में आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर रहेगा और इसमें 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या केवल एक ही क्लास है क्या? नहीं, मैंने कई सारे क्लासेस करा रखे हैं, अलग अलग विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करा रखे हैं, मॉडल पेपर भी मैंने रखा है। तो ध्यान से सुनेंगे जो भी मैं आपको बोलने वाला हूँ। ठीक है, कल आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, यानी 12 जून 2026 को एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है ना? अच्छा, मैंने अलग अलग विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं, तो जा करके आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है। ठीक है, तो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है, हिंदी साहित्य का इतिहास। इस पेपर को देखने के बाद इसमें 100 एमसीक्यूज हैं। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर जरूर देख लेंगे। और क्या देखेंगे सर? तो और आप लोग देख लीजिएगा, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य का इतिहास फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, और आप लोगों को जो पढ़ाया जाता है वो सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, सिलेबस सेम है, किताब सेम है, बस गोरखपुर यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है और माँ पटेश्वरी विश्वविद्यालय में आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है हिंदी। ठीक है, एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो दोनों सेमेस्टर में चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़िए, चाहे सेकंड सेमेस्टर में पढ़िए, ये आपके ऊपर है। ठीक है, आपके विश्वविद्यालय के ऊपर है। तो मैंने कई सारे आपको मॉडल पेपर दिए हैं, यहाँ 500 एमसीक्यूएस मैंने कराया था, और यहाँ भी आपको मॉडल पेपर दिया था, और ऐसे तमाम प्रकार के मैंने क्लासेस कराए रखे हैं। ये डीडीयू का क्वेश्चन पेपर भी मैंने सॉल्व करा रखा है। तो इस क्लास को देखने के बाद सारे क्लासेस आप लोग देख लीजिएगा, 100% गारंटी के साथ आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। ठीक है ना? चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने सभी चीज़ें आपको बता रखी है। अपना क्वेश्चन पेपर देख लेंगे। बीए सेकंड सेमेस्टर 2024-25 का पेपर रहेगा हिंदी, हिंदी साहित्य का इतिहास। पेपर का नाम, छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और हाइप का बटन नीचे होगा। जितना ज़्यादा हाइप करेंगे उतना ज़्यादा क्लास को पॉइंट मिलेंगे और क्लास बाकी बच्चों के पास पहुँचेगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आदिकाल में आदि का अर्थ है। आदिकाल में आदि का अर्थ है आरंभिक। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें, इसमें आपसे पूछा गया है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को बिरगाथा काल कहा है। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को बिरगाथा काल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसमें आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से आदिकाल का सीमांकन हो सकता है। आदिकाल का क्या हो सकता है? सीमांकन हो सकता है। तो कब? 993 ईस्वी से लेकर के 1318 ईस्वी तक। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से आदिकालीन हिंदी साहित्य की कौन सी प्रवृत्ति है? आदिकालीन की हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति कौन सी है? तो वीरगाथा काल और धार्मिकता दोनों है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन कह रहा है, आदिकालीन हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति क्या है? वीरगाथा और धार्मिकता दोनों प्रवृत्ति है आदिकालीन हिंदी साहित्य की। ठीक है ना? तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 5 पूछा गया है, आदिकालीन साहित्य में होता है। आदिकालीन साहित्य में क्या होता है? तो युद्धों का सजीव वर्णन होता है आदिकालीन साहित्य में। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6 आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से आदिकालीन धार्मिक साहित्य है। आदिकालीन धार्मिक साहित्य इन तीनों में से कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और नाथ साहित्य, ये तीनों साहित्य क्या हैं? आदिकालीन धार्मिक साहित्य हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, और देखें ये क्वेश्चन पेपर है, इसमें बहुत से बच्चों का डाउट रहता है, तो आपका डाउट क्लियर करने के लिए, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि आपको डाउट है या आपको लगता है गलत है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 7607574584 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कह सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन डाउट है, लग रहा है कि गलत है, आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे वेरीफाइड कर दीजिए, मेरा जो डाउट है क्लियर कर दीजिए। तो ठीक है, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। इसकी भी सुविधा है, आपको एक भी पैसा नहीं देना है। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि आदिकाल में सिद्धों की संख्या है। आदिकाल में सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन आदिकालीन कवि नहीं है? तो इन चारों में से पूछ रहा है आदिकालीन कवि कौन नहीं है। तो इसमें जो आपके कवि बिहारी हैं ये आदिकालीन कवि नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 आपसे पूछा गया है, सरहपा की रचना का नाम है। अच्छा, यहाँ पे याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में देखें आदिकालीन कवि नहीं पूछा है, कवि बिहारी। ठीक है ना? क्लियर हो गया। बाकी
सरहपा, गोरखनाथ और चंद्रबरदाई आपके आदिकालीन कवि हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है कि सरहपा की रचना का नाम है। सरहपा ने कौन सी रचना लिखी थी? तो सरहपा ने दोहा कोश लिखा था, है ना। दोहा कोश किसने लिखा? सरहपा ने। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 पूछा गया है कि गोरखवाणी में संकलित है। गोरखवाणी में क्या संकलित है? तो गोरखवाणी में नाथ साहित्य की रचना संकलित है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 11, इसमें आपसे पूछा गया है रासो साहित्य का संबंध है। रासो साहित्य का संबंध है विरगाथापरक रचनाओं से। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन लौकिक साहित्य है? लौकिक साहित्य पूछ रहा है। तो ढोला मारूला दूहा, इसका पूरा नाम है ढोला मारूला दूहा। इसमें ढोला मारूला दूहा लिखा है, ठीक है ना। तो चिंता की कोई बात नहीं है, टाइपिंग में कभी गलती हो जाती ध्यान रखेंगे, ठीक है। ढोला मारूला दूहा एक लौकिक साहित्य है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 13, इसमें आपसे पूछा गया है आदिकालीन जैन साहित्य की रचनाएं की हैं किसने? क्या करा है? आदिकालीन जैन साहित्य की रचनाएं की हैं किसने की हैं? तो जैन मुनियों ने आदिकालीन जैन साहित्य की रचनाएं की हैं। बी ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 13 का। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न नंबर 14 आपसे पूछा गया है हिंदी की पहले कवि माने जाते हैं। हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं सरहपा, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 15, इसमें आपसे पूछा गया है हिंदी साहित्य के भक्ति काल का सीमांकन हो सकता है। सीमांकन यानी इसकी समय सीमा के बारे में बात कर रहा है। तो हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है इसे बांटा जा सकता है 1375 विक्रम से लेकर के 1700 विक्रम तक। विक्रम यानी विक्रम संवत, यहाँ पे बात कर रहा है उसकी, ठीक है ना, विक्रम संवत की। तो याद रखिएगा, ये आपका क्लियर हो गया ना। हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है इसका समय सीमा या फिर इसका जो सीमांकन है वो 1375 से लेकर के 1700 विक्रम तक है, ठीक है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। इसमें आपसे पूछा गया है भक्ति काल के उदय का कारण भारत में मुसलमानों का आगमन कौन मानता है? यानी जो भक्ति काल का उदय है ये भारत में मुसलमानों के आगमन के कारण हुआ है, ये कौन मानता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं मुख्य रूप से, ठीक है। इसमें कबीरदास भी हैं लेकिन मुख्य रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि भक्ति काल का जो उदय हुआ है वो भारत में मुसलमानों के आगमन के कारण हुआ है, ठीक है। सी ऑप्शन आउट है क्वेश्चन नंबर 16 का। अब यही क्वेश्चन इसके विपरीत पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? भक्ति काल के उदय का कारण भारत में मुसलमानों का आगमन कौन नहीं मानता है? यानी भक्ति काल का उदय जो हुआ था वो भारत में मुसलमानों के आगमन के कारण नहीं हुआ था, ये कौन मानता है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 18 नंबर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा भक्तिकालीन साहित्य नहीं है? भक्तिकालीन साहित्य कौन नहीं है? देखिए सगुण काव्यधारा ये भक्तिकालीन साहित्य है, निर्गुण काव्यधारा भक्तिकालीन साहित्य है, लेकिन प्रगतिवादी साहित्य आपका भक्तिकालीन साहित्य नहीं है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 19, इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा भक्तिकालीन साहित्य है ना। तो इन चारों में से जो भक्तिकालीन साहित्य है वो है सगुण काव्यधारा और निर्गुण काव्यधारा। ये दोनों क्या है? भक्तिकालीन साहित्य हैं, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। यही क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया था कि भक्तिकालीन साहित्य नहीं है, ठीक है। तो आपका प्रगतिवादी साहित्य नहीं है, बाकी सगुण और निर्गुण काव्यधारा दोनों क्या है? भक्तिकालीन साहित्य हैं, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा करके पूछा गया है, ठीक है ना। तो भक्तिकालीन साहित्य हैं कौन से? सगुण काव्यधारा और निर्गुण काव्यधारा दोनों। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न नंबर 20 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्गुण भक्त है? निर्गुण भक्त जो है मलिक मोहम्मद जायसी को भी माना जाता है और कबीर दास को भी निर्गुण भक्त माना जाता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखें जो मलिक मोहम्मद जायसी है ना, इनको निर्गुण भक्ति के अंदर सूफी काव्यधारा का कवि माना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न नंबर 21, इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सगुण भक्त है? सगुण भक्त कौन से हैं? तुलसीदास आपके सगुण भक्त हैं। ये ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 21 का। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 22, इसमें आपसे पूछा गया है मलिक मोहम्मद जायसी हैं। मलिक मोहम्मद जायसी क्या हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी आपके प्रेमाश्रयी धारा के कवि हैं, है ना। ज्ञानाश्रयी धारा के कवि नहीं है, रामाश्रयी
इसके भी नहीं है, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं आपके प्रेमाश्रय धारा के कवि हैं। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 23 आपसे पूछा गया है, कबीरदास हैं, जो कबीरदास हैं वह निर्गुण शाखा के कवि हैं। निर्गुण शाखा के साथ साथ ये ज्ञानाश्रय धारा के भी कवि हैं। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 24, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्गुण राम भक्त है। निर्गुण राम भक्त कौन है, तो कबीरदास जी निर्गुण राम भक्त हैं। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का, ठीक है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सगुण कृष्ण भक्त है। सगुण कृष्ण भक्त के बारे में पूछ रहा है, तो सूरदास आपके कृष्ण भक्त हैं। कृष्ण भक्त कौन, सगुण कृष्ण भक्त, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 26, इसमें पूछा है पद्मावत के रचनाकार हैं। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, पद्मावत है, पद्मावत क्या है। पद्मावत एक सूफी काव्य है, क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी को सूफी काव्य धारा का भी कवि माना जाता है, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, देखिए भ्रमर गीत संबंधी काव्य लिखा गया है। भ्रमर गीत संबंधी जो काव्य लिखा गया है यह सूरदास के द्वारा लिखा गया है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 29 आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि भक्ति साहित्य है। भक्ति साहित्य क्या है, तो लोक जागरण का साहित्य जो है ये आपका भक्ति साहित्य है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 30, इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी भक्ति साहित्य की प्रवृत्ति है। भक्ति साहित्य की प्रवृत्ति क्या है, तो देखिए भक्ति है, समाज सुधार है, प्रेम, ये सभी क्या है, ये सभी आपके भक्ति साहित्य की प्रवृत्ति हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी आपके करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित को सुमेलित करके सही विकल्प चुनिए। सूची 1 और सूची 2 यहाँ पर दिया गया है और कह रहा है इसे सुमेलित करके सही विकल्प का हमें चयन करना है, ठीक है। इसे मैं क्वेश्चन आपको दिखा दूँ, इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी किससे संबंधित हैं, तो सूफी काव्य धारा के कवि इनको माना जाता है। मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था, ठीक है। तो पहले का हो जाएगा यहाँ पे तीसरा, लिख लीजिएगा आप लोग, अभी ये काम आएगा आगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी सूफी काव्य माना जाता है इनको, तो ये का हो गया तीसरा। और दूसरा है कवितावली। कवितावली को किसने लिखा है, कवितावली की रचना किसने की है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा है। कवितावली किसके द्वारा लिखा गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा। तो ये हो जाएगा चौथा बी का, ठीक है। अब सी नंबर में दिया है आपका समाज सुधारक। समाज सुधारक कौन थे, कबीरदास, ठीक है। तो यहाँ पर सी का हो जाएगा पहला और डी का हो जाएगा आपका सूरदास। सूरदास उद्धव गोपी संवाद सूरदास से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा, ठीक है ना। तो तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा, 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर किस में दिया है, 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का, ठीक है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 भी सेम आपसे इसी तरीके से पूछा गया है और क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित करके सही विकल्प चुनिए। सूची 1 सूची 2 दिया है, इसमें दिया है नाथ पंथ। नाथ पंथ किससे संबंधित है, गोरखनाथ से, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे ए का हो जाएगा दूसरा। दोहा नाथ पंथ की रचना किसने की है, गुरु गोरखनाथ ने की है। दोहा कोश की रचना की है, अभी जस्ट आपने ऊपर पढ़ा है, दोहा कोश को सरहापा के द्वारा रचा गया है, ठीक है ना। तो बी का हो जाएगा चौथा, अभी ऊपर जस्ट आपको मैंने पढ़ाया। कृष्ण भक्ति से कौन संबंधित है, कृष्ण भक्ति से आपके कौन संबंधित है, बताइए जल्दी से। बिल्कुल सूरदास आपके संबंधित हैं। सी का हो जाएगा पहला। अब बचा है ऑप्शन नंबर डी वाला। वीर गाथा से कौन संबंधित है, आलाखंड वीर गाथा से संबंधित, तो डी का हो जाएगा तीसरा, ठीक है ना। आप लोग भी नोट कर लीजिएगा, 2 4 1 3, ठीक है ना। 2 4 1 3, 2 4 1 3 किस में दिया है, 2 4 1 3, देखिए 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है ना। 2 4 1 3, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 33, इसमें आपसे पूछा गया है कि भक्ति काल के बाद आता है। भक्ति काल के बाद कौन सा काल आता है, तो रीति काल आता है भक्ति काल के बाद, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, प्रश्न नंबर 34 आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन रीतिकालीन कवि है। इन चारों में से कौन रीति काल का कवि है, तो जो आपके कवि बिहारी हैं ये रीति काल के कवि हैं। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का, ठीक है ना।
रीतिकालीन कवि कौन है? कवि बिहारी लाल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है बिहारी हैं, जो कवि बिहारी लाल हैं ये क्या हैं? रीतिकालीन कवि हैं बिहारी लाल। अभी जस्ट ऊपर आपने पढ़ा है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर, इसमें आपसे पूछा गया है कि रीति काल में लिखे गए क्या? लक्षण ग्रंथ लिखे गए, मुक्तक काव्य लिखे गए, प्रेम की पीर का काव्य भी लिखा गया है रीति काल में। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का, उपरोक्त सभी लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर कि कवि बिहारी हैं क्या? तो ये रीति सिद्ध कवि हैं कवि बिहारी लाल, ठीक है, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन रीति मुक्त कवि है? रीति मुक्त कवि हैं आपके घनानंद। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 39, इसमें आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन रीतिबद्ध कवि है? ठीक है, यहाँ पर रीतिबद्ध कवि के बारे में पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा जो आपके चिंतामणि हैं, ठीक है, ये आपके रीतिबद्ध कवि हैं। जो आपके कवि बिहारी हैं ये क्या है? रीति सिद्ध कवि हैं। और जो आपके बोधा है ये आपके रीति मुक्त कवि हैं, ठीक है। और जो आपके घनानंद हैं ये भी आपके रीति मुक्त कवि हैं। और जो चिंतामणि हैं ये रीतिबद्ध कवि हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। देखिए, बोधा और घनानंद रीति मुक्त कवि, कवि बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं, और जो चिंतामणि है ये कौन है? रीतिबद्ध कवि हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। चलें, अच्छा, रीतिबद्ध कवि में आपके आते हैं केशवदास, चिंतामणि त्रिपाठी, जो हाँ आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। कुलपति मिश्र, देव, भिखारी दास, पद्माकर और मतीराम, ये आपके रीतिबद्ध कवि हैं, याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 40 आपसे पूछा गया है रीतिबद्ध कवियों ने लिखा है, उपन्यास लिखा है, काव्य शास्त्री ग्रंथ लिखा है, नाटक लिखा है या फिर जीवनी लिखा है? तो जो रीतिबद्ध कवि हैं इन्होंने काव्य शास्त्री ग्रंथ लिखा था। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 41, यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन रीतिबद्ध काव्य धारा की प्रवृत्ति है? रीतिबद्ध काव्य धारा की जो प्रवृत्ति है वो है काव्य शास्त्र, प्रणयन, नायिका भेद, अलंकार विवेचन, ये सभी। तो डी ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 41 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन रीति सिद्ध काव्य धारा की प्रवृत्ति है? रीति सिद्ध काव्य धारा की प्रवृत्ति होती है नखसीक वर्णन और सौंदर्य वर्णन दोनों होता है रीति सिद्ध काव्य धारा की प्रवृत्ति में। सी ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 42 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन वीर रस के कवि हैं? वीर रस के कवि हैं आपके कवि भूषण। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 43 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 44, इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित काव्य पंक्ति किसकी है? सरजा, शिवाजी, जंग, जीतन, चलत, ये कवि भूषण की काव्य पंक्तियां हैं। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 45, इसमें आपसे क्या पूछा गया है? देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कवि भूषण ने निम्नलिखित में से किसकी वीरता का बखान किया है? तो इन्होंने वीरता का बखान किया है छत्रसाल की और छत्रपति शिवाजी महाराज की, दोनों। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 46 की महाकवि भूषण के काव्य में निम्नलिखित में से किस रस की प्रधानता है? तो वीर रस की प्रधानता है, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 46 का। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 47 पूछा गया है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है ना? हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का जो आरंभ माना जाता है वह माना जाता है 1850 ईस्वी से। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 47 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 48, इसमें आपसे क्या पूछा गया है? देखिए, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित को सुमेलित करके सही विकल्प चुनिए। सूची 1 सूची 2 यहाँ पर आपका दिया गया है, ठीक है ना। तो चलिए सही सुमेलित करके हमें सही उत्तर चुनना है, तो ध्यान रखिएगा। सूची 2 में आपके पत्रिका का नाम दिया गया है, सूची 1 में आपके संपादक का नाम दिया गया है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस पत्रिका का संपादन किया था? हरिश्चंद्र मैगनीज पत्रिका का संपादन किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो पहले का हो जाएगा तीसरा, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया भैया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो बी का हो जाएगा चौथा। सी में दिया गया है प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। तो सी का हो जाएगा दूसरा। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट। तो यहाँ पे डी का हो जाएगा पहला, ठीक है ना। 3 4 2 1, 3 4 2 1 किस में दिया गया है? 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 3 4 1 2। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 48 का, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है।
क्लियर हो गया ना। 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 49। इसमें आपसे पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिकता का तत्व निम्नलिखित में से क्या है। आधुनिकता का तत्व है तार्किकता, अ, इहलौकिकता और रूढ़ियों से मुक्ति। ये सभी तो डी ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 49 का। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 आपसे पूछा गया है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की पृष्ठभूमि में है, क्या है। तो भारतीय पराधीनता है, पुनर्जागरण है, स्वाधीनता की चेतना, ये सभी तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 51। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक कालीन हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति है। आधुनिक कालीन हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति है राष्ट्रीय चेतना और जन जागरण। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 51 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 52, 52 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक कालीन हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति नहीं है। तो देखें, राष्ट्रीय चेतना है, जन जागरण है, गद्य लेखन है, लेकिन नायिका भेद नहीं है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 52 का। ठीक है। प्रश्न नंबर 53 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। भारतेंदु युग के रचनाकार हैं प्रेमघन। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, 53 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है बिल्कुल। प्रश्न नंबर 54 पूछा गया है आपसे, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु युग की है। तो इन तीनों में से जो रचनाएं हैं, ध्यान रखिएगा, जो अंधेर नगरी है, नूतन ब्रह्मचारी है और भारत दुर्दशा है, ये सभी भारतेंदु युग की रचनाएं हैं। डी ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 54 का, ये सभी करेक्ट हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 55 की आधुनिक काल को गद्य काल कहा है ना। आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है। तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 56। इसमें आपसे पूछा गया है कि गद्य काल का प्रथम उत्थान है, गद्य काल का जो प्रथम उत्थान है वो भारतेंदु युग है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 56 का। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 57 पूछा गया है कि गद्य काल का द्वितीय उत्थान है। गद्य काल का द्वितीय उत्थान द्विवेदी युग है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 57 का। प्रश्न नंबर 58 आपसे पूछा गया है, ब्रज भाषा में काव्य रचना होती थी। ब्रज भाषा में काव्य रचना जो है भक्ति काल में होती थी, रीति काल में और भारतेंदु युग में, इन सभी में ब्रज काल की काव्य रचना होती थी। तो उपयुक्त सभी कालों में डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 58 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 59। इसमें आपसे पूछा गया है, खड़ी बोली हिंदी में पद और गद्य रचना के समर्थक थे। कौन समर्थक थे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 59 का। प्रश्न नंबर 60 आपसे पूछा गया है कि कवि कर्तव्य निबंध के रचयिता हैं। कवि कर्तव्य निबंध लिखा गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, आचरण की सभ्यता निबंध के रचयिता हैं। आचरण की सभ्यता निबंध लिखी गई है सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 61 का। प्रश्न नंबर 62, 62 नंबर है, सरदार पूर्ण सिंह हैं। सरदार पूर्ण सिंह क्या हैं। तो सरदार पूर्ण सिंह आपके द्विवेदी युग के रचनाकार हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 62 यानी 62 का। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 63। इसमें आपसे पूछा गया है कि साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। साकेत लिखा गया है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत, उर्वशी और यशोधरा। ये तीनों रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 का। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 65 पूछा गया है, साकेत महाकाव्य की विषय वस्तु है। इसकी विषय वस्तु क्या है। तो रामकथा संबंधी है साकेत। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 65 का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित को सुमेलित करके सही विकल्प चुनिए। चलिए ठीक है, देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है, पहले में कामायनी के लेखक कौन है। आप सभी लोग जानते हैं कामायनी को लिखा गया है जयशंकर प्रसाद के द्वारा। तो ए का हो जाएगा यहाँ पे तीसरा। ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका पूरा नाम है, तो यहाँ पे मिलान करना है, तो बी का हो जाएगा चौथा। ठीक है। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो सी का हो जाएगा दूसरा। ठीक है। महादेवी वर्मा, दीप शिखा की रचना किसने की है। महादेवी वर्मा ने की है। डी का हो जाएगा पहला। ठीक है। 3 4 2 1, 3 4 2 1 देख लेंगे किसमें सही है। 3 4 2 1 है ना। ऑप्शन नंबर बी में दिया है 3 4 2 1। ठीक है। 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 3 4 2 1 क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 66 हो गया 67। चलिए इसमें आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि छायावादी कविता में दिखाई देती है। छायावादी कविता में क्या दिखाई देती है? तो खड़ी बोली काव्य भाषा का उत्कर्ष दिखाई देती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 68। इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी रचना निराला की है? ठीक है, निराला की कौन सी रचना है? तो देखें, तोड़ती पत्थर, संध्या सुंदरी, कुकुरमुत्ता, ये तीनों रचनाएं किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 68 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 69 नंबर पूछा गया है छायावादी कविता में दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है सर? तो रहस्यवाद दिखाई देता है और प्रकृति का मानवीकरण, ये दोनों आपका छायावाद कविता में दिखाई देता है। सी ऑप्शन राइट है, ए और बी दोनों करेक्ट हैं आपके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 70 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है मौन निमंत्रण, परिवर्तन और नौका विहार, ये सभी डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 70 का। चलिए प्रश्न नंबर 71 आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? जयशंकर प्रसाद ने कौन सी रचना लिखी है? तो आंसू, कामायनी, ध्रुव स्वामिनी, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 71 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 आपसे पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है? काव्य पंक्ति क्या है? बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, ये जयशंकर प्रसाद की काव्य पंक्तियां हैं। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 72 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 73। इसमें पूछा गया है कि छायावादोत्तर काव्य का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है सर? तो छायावाद के बाद का काव्य। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 73 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 74, 74 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि छायावादोत्तर युग का प्रथम चरण है। प्रथम चरण है छायावादोत्तर युग का प्रगतिवाद। ठीक है, छायावादोत्तर युग का प्रथम चरण प्रगतिवाद है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 74 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सही क्रम है। सही क्रम कौन सा है? तो देखें, सबसे पहले छायावाद आता है, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, उसके बाद नई कविता। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 75 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 76 नंबर 76 नंबर प्रश्न है कि प्रगतिवादी साहित्य का दार्शनिक धरातल है। कौन दार्शनिक धरातल है? तो मार्क्सवाद। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 76 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें हिंदी में प्रगतिवाद का आरंभ होता है। हिंदी में प्रगतिवाद का आरंभ 1936 से माना गया है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 77 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 78 नंबर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से सुमेलित करके सही विकल्प चुनिए। सूची 1 सूची 2 यहाँ पर आपका दिया गया है। ठीक है, अच्छा सूची 1 में आपका काल का नाम दिया गया है और सूची 2 में यहाँ पे उसका समय सीमा दिया गया है। तो छायावाद का जो काल है वो 1920 से 1936 तक रहा है, तो ए का ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अच्छा, इसमें प्रयोगवाद दिया है। प्रयोगवाद का जो काल है वो कब से कब तक रहा है? तो जो आपका प्रयोगवाद है वे 1943 से 1950 तक रहा है, तो बी का हो जाएगा तीसरा। ठीक है, नई कविता की जो शासनकाल है या फिर नई कविता का जो काल है वो 1950 से 1960 तक रहा है, तो सी का हो जाएगा चौथा। ठीक है, अब बचा है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद का जो काल है 1936 से 1943 तक है। डी का हो जाएगा दूसरा। ठीक है ना, तो 1, 3, 4 और 2, 1, 3, 4 और 2 किस में दिया गया है? 1, 3, 4 और 2, 1, 3, 4 और 2 ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है। ठीक है ना, क्या कर रहा है देखिए 1, 3, 4 और 2। ठीक है ना, क्लियर हो गया? ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 78 का। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 79 नंबर। इसमें आपसे पूछा गया है हिंदी के प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं सर? तो आपके सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्ययन अज्ञेय को हिंदी में प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 79 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 80 आपसे पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथन किसका है कि प्रयोग का कोई वाद नहीं होता है। प्रयोग का कोई वाद नहीं होता है, ये सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्ययन अज्ञेय का कथन है। इन्हीं का स्टेटमेंट है। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 80 का। चलिए प्रश्न नंबर 81 आपसे पूछा गया है तार सप्तक के संपादक हैं। तार सप्तक के संपादक हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्ययन अज्ञेय। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 81 का। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित हैं? तो तार सप्तक में कुल 7 कवियों की रचनाएं संकलित हैं। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 82 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है नई कविता पत्रिका के संपादक हैं। नई कविता पत्रिका के संपादक जगदीश गुप्त हैं। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 83 का।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 84। इसमें आपसे पूछा गया है तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। तार सप्तक का प्रकाशन होता है प्रयोगवादी युग में, ठीक है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 84 का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 85 देख लेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेकेंड, निम्नलिखित काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है। ठीक है, काव्य पंक्ति क्या है, इसमें काव्य पंक्तियाँ हैं दौलती, कलगी, छरहरी, बाजरे की, ठीक है। ये जो काव्य पंक्तियाँ हैं किसकी हैं, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यज्ञ की। 85 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 86 आपसे पूछा गया है कि समकालीन कविता का युग प्रायः माना जाता है कब से, तो सन 1980 ईस्वी के बाद से। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 86 का। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 87 कि आधुनिक हिंदी नाटकों का आरंभ हुआ कब, इसका आरंभ होता है भारतेंदु युग से। बी ऑप्शन आपका राइट है 87 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, इसमें आपसे पूछा गया है संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचयिता हैं। इस नाटक के रचयिता कौन है, लाला श्रीनिवास दास संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचयिता हैं। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 88 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे। इसमें आपसे पूछा गया है ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है, तो जो आपका ध्रुव स्वामिनी है यह नाटक विधा की रचना है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 89 हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 90, इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जयशंकर प्रसाद का नाटक है। जयशंकर प्रसाद का नाटक है चंद्रगुप्त, ठीक है ना। क्लियर हो गया। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 90 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 91 आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस हिंदी की पहली कहानी, अच्छा यहाँ पर ब्लर दिख रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो रहा है ना। क्वेश्चन लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किसे, इन चारों में से किसे हिंदी की पहली कहानी कह सकते हैं। हिंदी की पहली कहानी कह सकते हैं 11 वर्ष का समय। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 91 का। प्रश्न नंबर 92 पूछा है कि उसने कहा था कहानी के रचयिता है। उसने कहा था कहानी लिखा गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर, देखें चीफ की दावत कहानी के रचयिता हैं। चीफ की दावत कहानी के रचयिता हैं भीष्म साहनी। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 94। इसमें आपसे पूछा गया है वापसी कहानी रचना है। वापसी कहानी किसकी रचना है, उषा प्रियंवदा की रचना है। बी ऑप्शन आपका राइट है 94 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 95 पूछा गया है कफन कहानी के रचयिता हैं। कफन कहानी लिखी गई है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 95 का। प्रश्न नंबर 96 देखें। इसमें आपसे पूछा गया है तमस निम्नलिखित में से किस विधा की रचना है। जो आपका तमस है यह उपन्यास विधा की रचना है। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 96 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 97 आपसे पूछा गया इसमें तमस के रचनाकार हैं। तमस के रचनाकार हैं भीष्म साहनी। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 98 आपसे पूछा गया है तमस की मुख्य विषय वस्तु है। तमस की मुख्य विषय वस्तु है सांप्रदायिक दंगा। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 98 का, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 99 आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुंशी प्रेमचंद कृत रचना है। मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है गबन, कर्मभूमि और गोदान, तीनों रचनाएं। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 99 का। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, हिंदी विषय में शोध के क्षेत्र हैं। हिंदी विषय में शोध के क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो हिंदी साहित्य की कृतियां हैं, भाषा भूगोल है और हिंदी की बोलियां, इन सभी पर शोध कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 100 का। एग्जाम के बाद अपना क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा 7607574584। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है ताकि मैं आपको आंसर की प्रोवाइड करा सकूं और नेक्स्ट ईयर बच्चों को हेल्प हो सके, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।